Hello students, welcome back in my this class. In this class we will deal about the molecularity and order of the reaction. ठीक है, बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स थे कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर को हम किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलिकुलरिटी। किसी भी रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी होती है वो क्या होती है। तो मोलिकुलरिटी को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्टली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा, सेकेंडली अकॉर्डिंग टू कोलिजन के द्वारा। क्योंकि कोलिजन के रेस्पेक्ट में हम किस प्रकार से मोलिकुलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोलिकुलरिटी को आप ये समझ के चलना कि जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड जब भी आपस में करते हैं, यानी कि मान लो जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या हो सकता है सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो, तो वो जब कोलाइड करेगा साइमल्टेनियसली, वो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेंगे, ध्यान रखना सिंगल कोलिजन एक ही हो रहा है, बट एक कोलिजन करने के लिए दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे आपस में टकराएंगे, साइमल्टेनियसली वहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा। तो कितने ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं जो कि साइमल्टेनियसली कोलिजन को करेंगे, दैट्स इज कॉल्ड द मोलिकुलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, पहली जो रिएक्शन है उसमें है NH4NO2, ठीक है। इन दिस केस जो है NH4NO2 में क्या देखते हो आप कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। इट मींस इन दिस केस यहाँ पे NH4NO2 का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। अपने आप यदि डिकम्पोजिशन हो जाता है या फिर थर्मली डिकम्पोजिशन हो या फिर फोटोकेमिकली डिकम्पोजिशन हो, लाइट की प्रेजेंस में यदि डिकम्पोजिशन हो जाए किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, तो वो जो रिएक्शन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, यूनिमोलिकुलर कोलिजन है भाई, यूनिमोलिकुलर कोलिजन। कहने का मतलब ये है कि इस कोलिजन में जो मोलिकुलरिटी है वो कितनी है, दैट इज द 1 है। मोलिकुलरिटी कितनी है यहाँ पे, 1 है। मोलिकुलरिटी को आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स या रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली कोलिजन जब कर रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलिकुलरिटी। जैसे सेकंड वाले केस में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दो HI के मॉलिक्यूल आएंगे और आपस में कोलाइड करेंगे। एक कोलिजन के दौरान कितने रिएक्टिंग पार्टिकल्स आए आपस में, 2, ठीक है। तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड केस है, यहाँ थर्ड केस के अंदर क्या है, एक तो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा है ओजोन, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन भी करेंगे। तो ड्यूरिंग कोलिजन कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, वो भी साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल करेंगे, दैट इज द 1 मॉलिक्यूल, ये रहा 1 मॉलिक्यूल ये रहा, तो यहाँ मोलिकुलरिटी भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेम केस जैसा कि आगे आप देखोगे हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस जहां पे हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करेंगे, एक मॉलिक्यूल तो नाइट्रोजन का होता है वहां पे, और 3 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं। 3 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का वहां पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 रिएक्टिंग स्पीसीज है, 3 फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स, नॉट द एटम, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये चारों के चारों मॉलिक्यूल आपस में एक कोलिजन के दौरान चारों एक साथ आएंगे और एक साथ चारों क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये दो अलग अलग रिएक्टिंग स्पीसीज है, जैसे मान लो चौक का एग्जांपल दो, ये 2 हैं, ये 2 एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है। जब दोनों आएंगे और ये आपस में टकरा गए, ठीक है, तो यहाँ ये कोलिजन हुआ, कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द मोलिकुलरिटी। तो यहाँ पे कितने आपस में कर रहे हैं, दैट इज द 2 कर रहे हैं। मान लो तीसरा भी आ जाए, मान लो ये तीसरा है, 2 ये रहे प्रेजेंट, तीसरा ये रहा, तो ये आएगा और तीनों आपस में क्या कर जाएं, कोलिजन कर जाएं। तो यहाँ इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी का मतलब आप ये समझना कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट आर कोलाइड
to each other simultaneously. That is known as the molecularity of that reaction. ठीक है, मोलिकुलरिटी को आप जैसे यहाँ है, अगला क्वेश्चन है नंबर 2, 5th एग्जांपल है, उसमें है क्या, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्रेजेंट है। इस डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होता है, क्या बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं जो स्लोवेस्ट स्टेप को देखो, स्लोवेस्ट स्टेप में कितनी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, दैट इज द एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दैट इज द N2O5। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इस रिएक्टेंट की मॉलिक्युलरिटी हम कितनी देखते हैं, 2 देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में हमने कितनी देखी, यहाँ पे 2 होती है। बट मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन की कभी 2 नहीं होती। मॉलिक्युलरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले अपने पास रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अरे मैकेनिज्म को तो भाई फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैकेनिज्म होता क्या है। मैकेनिज्म का मतलब है कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें कितने अलग अलग स्टेप में वो रिएक्शन हो रही है, प्रत्येक स्टेप में क्या कुछ हो रहा है, क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, किस प्रकार से रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर रहा है, क्या कुछ हैपनिंग हो रही है, वो सारी बातें हम किसमें स्टेप टू स्टेप डील करते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म। ठीक है, तो उस मैकेनिज्म का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो बिल्कुल ही स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उस स्लोवेस्ट स्टेप के द्वारा हम क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं उस रिएक्शन की, और उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो 5th एग्जांपल है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसमें मॉलिक्युलरिटी डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की 2 नहीं है मॉलिक्युलरिटी, क्योंकि जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में के अंदर जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जैसे स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पे कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज है, दैट इज द 1 रिएक्टिंग स्पीसीज है। एक रिएक्टिंग स्पीसीज अपने आप क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। किसमें, एक तो बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक बन रहा है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एक बन रहा है नाइट्रोजन यानी कि NO2 गैस, एक बन रही है NO3 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी अपने आप स्पॉन्टेनियसली। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसलिए जो एग्जांपल नंबर 5 है वो किसका एग्जांपल हुआ, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या कह सकते हैं यूनिमोलिकुलर कोलिजन का यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम डील करते हैं भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा हम किस प्रकार से मोलिकुलरिटी को फाइंड आउट करें। देखो उसको और करते हैं एक बार। जैसे मान लो अपने पास कोई भी ये है, कोई जनरल रिएक्शन है A प्लस B, इसको ये लिख लो AA प्लस BB कन्वर्ट इनटू दैट इज द P। ठीक है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैं रेट लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का रेट क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या है, पावर में है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा, ध्यान से समझना। लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट या कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ concentration term of the different reactant species, and each reactant species is raised to its power of its stoichiometric coefficient। जो यहाँ पे stoichiometric coefficient होगा वही इस concentration की पावर में रहेगा, और यही कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पे यदि इन 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इन कंसंट्रेशन की पावर में जो प्रेजेंट है, दैट इज द A प्रेजेंट है और B प्रेजेंट है, इनको यदि जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, दैट इट कॉल द मोलिकुलरिटी, दैट इट वी कॉल द मोलिकुलरिटी। तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी की अनदर डेफिनेशन आई क्या, कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज in the equation of law of mass action। जब लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो हम इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर में जो भी कोई प्रेजेंट है उनका यदि सम कर दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलरिटी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, कैन मोलिकुलरिटी 0,
क्या मोलिकुलरिटी वहां पे, क्या मोलिकुलरिटी जीरो हो सकती है? कैन मोलिकुलरिटी जीरो? या दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है, कैन वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी कैन बी हाई? वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज हाई। तो दोनों क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आंसर देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्या मोलिकुलरिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती? तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी की वैल्यू जीरो कभी नहीं होती। मोलिकुलरिटी जीरो का मतलब ये है कि वहां पे कोई रिएक्टिंग स्पीसीज है ही नहीं, क्योंकि अगर यूनिमोलिकुलर कोलिजन भी होगा तो उसमें भी एटलीस्ट एक रिएक्टेंट स्पीसीज की रिक्वायरमेंट है, ताकि उस रिएक्टेंट स्पीसीज का क्या हो, डिकम्पोजिशन हो। चाहे वो डिकम्पोजिशन बाय द कोलिजन ऑफ जो कंटेनर है वॉल की, उसके साथ कोलिजन करके वो डिसोसिएट हो, या फिर थर्मली डिसोसिएट हो, या फिर फोटोकेमिकली डिसोसिएट हो। यानी कि यूनिमोलिकुलर के लिए एक रिएक्टिंग स्पीसीज का होना जरूरी है। बट अगर रिएक्टिंग स्पीसीज ही नहीं है, इट मीन्स वहां पे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। इसलिए मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती, कभी भी मोलिकुलरिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। और ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लो मोलिकुलरिटी को मैंने किस प्रकार से डिफाइन किया कि मोलिकुलरिटी एक प्रकार से नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है, कि भाई एक कोलिजन करने के लिए कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या कितने रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में एक साथ स्पॉन्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई 5 मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल या उससे ऊपर जो हायर मॉलिक्यूल है 10 मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे, टकरा जाएंगे और स्पॉन्टेनियसली कोलिजन कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। 5 मॉलिक्यूल जो हैं एक साथ कोलिजन कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वहां पे कोलिजन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। कोलिजन होगा किसके बीच में, या तो 2 मॉलिक्यूल आपस में आएंगे तो कोलिजन हो जाएगा, वहां पे 3 मॉलिक्यूल भी एक साथ साइमल्टेनियसली कोलिजन कर सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल भी साथ में एक साथ क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कोलिजन कर सकते हैं। बट 5 मॉलिक्यूल 5 रिएक्टिंग स्पीसीज या 5 से ऊपर जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज आए वो एक साथ स्पॉन्टेनियसली कोलिजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोलिकुलरिटी की वैल्यू जो है 5 या उससे ज्यादा कभी नहीं होती। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाई द मोलिकुलरिटी द वैल्यू ऑफ द मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी हाई। तो उसका आंसर यही है कि मोलिकुलरिटी होती क्या है, मोलिकुलरिटी होती है कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ कोलाइड करते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ कोलाइड करते हैं, दैट इज नोन एज द मोलिकुलरिटी। बट एक साथ कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि मान लो 100 मॉलिक्यूल्स को आपस में एक साथ ले आओ और वो कोलिजन कर देंगे, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर सकते हैं, दैट इज द 4 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो आपस में कोलिजन कर सकते हैं, वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ 4 मॉलिक्यूल आएंगे, कोलाइड करेंगे, इट मींस उसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज द 4 हो जाएगी। 5 मॉलिक्यूल या उससे ऊपर यदि मॉलिक्यूल आते हैं तो वहां पे स्पॉन्टेनियसली कोलिजन वो एक साथ कर नहीं पाएंगे, इट मींस जो वैल्यू होती है मोलिकुलरिटी की वो हाई नहीं हो पाती है। आई होप यहाँ तक जो मैंने बात बताई है आपको वो समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे, कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या हम किसको हम कहेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन यही है ए बी चेंज इनटू सी चेंज इनटू पी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब रेट ला एक्सप्रेशन देखना क्या है, अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन, या फिर ये कहो कि अकॉर्डिंग टू रेट ला, जो रेट होता है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट स्पीसीज की क्या कंसंट्रेशन है, और प्रत्येक कंसंट्रेशन के पावर में यहाँ पे जो है, जैसे हम क्या लिखते थे, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते थे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में होता था कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर ए और बी की पावर बी, और यहाँ पे हम बोल देते थे कि ए प्लस बी को यदि जोड़ दूं तो वो क्या कहलाएगा, मोलिकुलरिटी कहलाएगा रिएक्शन की, ठीक है। बट यहाँ पे रेट लॉ में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन की पावर में होता है वो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में होता है। जो यहाँ प्रेजेंट होगा वो यहाँ प्रेजेंट जरूरी नहीं कि प्रेजेंट हो
हो भी सकता है प्रेजेंट हो, नहीं भी हो सकता नहीं हो, तो मैं यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज द अल्फा एंड दैट इज द बीटा। अल्फा जो है ए के बराबर हो भी सकता है और अल्फा ए के बराबर नहीं भी हो सकता। सिमिलर वे में जो बीटा है वो बी के बराबर हो भी सकता है, बीटा नहीं भी हो सकता, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेटला एक्सप्रेशन में जो भी एक्सपोनेंशियल पावर है, जैसे अल्फा है और बीटा है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगी, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में यदि एक्सपोनेंशियल पावर को जोड़ता हूं तो वो तो कहलाती है मोलिकुलरिटी, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंशियल पावर आती है उनका यदि सम कर देता हूं तो क्या आंसर आता है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये ऑर्डर को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर इन इंक्लूडिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग बता भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रेट जो है कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई, एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेट्स टू इट्स पावर इक्वल टू, मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई ऑर्डर जो है वो हमें बताता क्या है। सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑर्डर हमें बताएगा क्या। तो ऑर्डर जो है, जैसे मैं कहता हूँ मैं जीरो ऑर्डर ये कोई रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर कोई रिएक्शन, जैसे अभी अभी एक एग्जांपल लिया था, अभी अभी एक एग्जांपल लिया था, मैं उसको एग्जांपल को फिर से लिखता हूँ। जैसे N2O5 का एग्जांपल था, N2O5 का एग्जांपल था, ये क्या हो रहा था, N इसमें कन्वर्ट हो रहा था, NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा था ये। ठीक है, इसका यदि मैकेनिज्म लिखूं तो क्या मैकेनिज्म लिखा रहेगा, N2O5 का सबसे पहले स्टेप में कन्वर्ट होगा NO2 प्लस NO3 में, ये क्या है जी, स्लोवेस्ट स्टेप है। सेकेंड टर्म इसका क्या है, सेकेंड टर्म में क्या होगा कि N2O5 जो है वो रिएक्ट करेगा NO3 के साथ और क्या बनाएगा, 3 मॉलिक्यूल तो बना देगा NO2 के, और प्लस 1 मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा, O2 का। ये जो स्टेप है वो क्या है, फास्ट स्टेप है। तो अपने को तो इससे मतलब है, अपने को तो इससे मतलब है, इस स्लो स्टेप में जो रेट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा K इंटू में N2O5 की पावर कितनी लिखी जाएगी, दैट इज द 1। N2O5 की पावर कितनी लिखी जाएगी, दैट इज द 1। यहाँ पे समझ में आई। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो रेट है, रिएक्शन की रेट है, वो डिपेंड किस पे कर रही है, N2O5 की कितनी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज द रेट। तो यही होता है ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या बताता है कि जो रेट है वो क्या डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं कह दूं वही सेकंड ऑर्डर रेट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कोई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल यदि मैं दूं आप लोगों को तो देखना किस प्रकार से एग्जांपल आएगा। H2I2 का ले लो एग्जांपल, ठीक है, H2I2 का ले लो एग्जांपल, जैसे कि ये है रिएक्शन H2 प्लस I2 इंटू HI। तो यहाँ पे जो रेट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, K इंटू H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आता है, यहाँ ऑर्डर आता है 1 प्लस 1 बराबर 2, और यहाँ कितना आता है, दैट इज द ऑर्डर कितना है यहाँ पे 1। यानी कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का रेट H2 की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। बट ये वाला डिपेंड नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ N2O5 की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ भी रिएक्टिंग स्पीशीज कितने थे, 2 थे। रिएक्टिंग स्पीशीज इन दिस रिएक्शन कितने थे, 2 हैं। बट रेट जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, N2O5 की कंसंट्रेशन 1 के ऊपर क्या कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। एक और फेमस एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ले लो, हाइड्रोलाइसिस कर दो इथाइल एसीटेट का, मिथाइल एसीटेट का ले लेता हूँ, ये है जी, ठीक है। इसको नाम क्या दोगे, इसका नाम हो जाएगा जी इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है जी, एक तो एसिड का फॉर्मेशन होगा और एक किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का।
तो यदि मैं रेट यहां से देखूं अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन, तो क्या लिखा जाएगा कि कितना इथाइल एसीटेट की कितनी कंसंट्रेशन है वो, और साथ में वाटर आना चाहिए, बट वाटर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाटर को हमने कितनी अमाउंट में ले रखा है, एक्सेस अमाउंट में। तो यदि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी की अगर बात करूं तो मोलिकुलरिटी कितनी है, एक ये और एक ये, मोलिकुलरिटी 2 हैं। ये मोलिक्यूल इस वाटर मोलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। ठीक है, दोनों मोलिक्यूल आएंगे एक साथ, एक ही कोलिजन करेंगे, इट मींस इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 2। बट ऑर्डर यदि मैं देखूं तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, CH3COO C2H5 की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, दैट इज द 1 हो गया। तो यहां से आप एक और एग्जांपल लेता हूं, देखना बहुत ही फेमस एग्जांपल है, हेबर प्रोसेस का एग्जांपल ले लो। हेबर प्रोसेस 2NH3 टूटता किसमें है, N2+3H2 में ब्रेक होता है भाई। ठीक है, डिसोसिएशन कर दिया अमोनिया का। इस रिएक्शन का जो रेट है भाई साहब वो डिपेंड नहीं करता अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर। यहाँ पावर कितनी है, 0। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी है, दैट इज द 2 है। मोलिकुलरिटी कितनी है, दैट इज द 2। बट ऑर्डर में यदि मैं देखूं, ऑर्डर कितना है, 0, यानी कि अमोनिया की कंसंट्रेशन कम ले रहा हूं, ज्यादा ले रहा हूं, डज नॉट मैटर। ये इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड कर ही नहीं रहा कि कितना अमोनिया मैंने ले रखा है, इंडिपेंडेंट है। इट मींस दिस रिएक्शन इज नोन एज द 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो जो ऑर्डर है वो 0 हो सकता है, मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो यही हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि किस प्रकार से ऑर्डर को और मोलिकुलरिटी को मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। तो एक तरफ लिख लेता हूं मोलिकुलरिटी, और एक तरफ क्या लिख लेता हूं मैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे क्या है, A ऑफ A प्लस B ऑफ B चेंज इनटू P, ये है। इस रिएक्शन में जो ऑर्डर लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, वो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर लिखते हैं। वो रेट कितना आता है, वो आता है K A की पावर A B की पावर B। तो A और B को यदि जोड़ दोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, A और B को यदि जोड़ दोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज द मोलिक्युलरिटी आ जाएगी आपकी। और यदि आप लिखते हो अकॉर्डिंग टू रेट, ला के अकॉर्डिंग रेट लिखते हो, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, दैट इज K A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। ये अल्फा और बीटा इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट लॉ ऑफ मास एक्शन में नहीं, नेसेसरी कंडीशन है कि जो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पे आएगा, दैट इज द अल्फा प्लस बीटा, नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दूसरा जो डिफरेंशिएट है दोनों के अंदर, वो क्या है कि इसकी जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू BA नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेचुरल नंबर रहेगी, ना तो फ्रैक्शन रहेगी ना ही होल नंबर रहेगी। ये क्या रहेगी, होल नंबर भी हो सकती है और इट में भी फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, यानी कि ऑर्डर 0 भी हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि 0 हो, यहाँ पे ऑर्डर फ्रैक्शन क्वांटिटी में भी हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, ये क्या है, नेचुरल है, ये क्या है, होल नंबर है, नोट द नेचुरल नंबर, इसमें 0 भी इंक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट जो बात है कि ये जो है अपना, ये जो है वो है क्या, ये अपने पास थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और ये कैसा कंसेप्ट है, दैट इज द एक्सपेरिमेंटली ट्रूथ है ये। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम ऑर्डर निकालते हैं, थ्योरेटिकल हम क्या निकालते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, मोलिकुलरिटी। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और चीज देखोगे तो टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट भी देख सकते हो कि जो इफेक्ट है इसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का, वो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है, डू नॉट अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट नहीं करते मोलिकुलरिटी को टेम्परेचर प्रेशर, बट यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करने लग जाता है जी, अफेक्ट करने लग जाता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है,
समझ में आया आपको? तो बस यही था अपना टॉपिक। मेनली हमें समझना था कि किस प्रकार से जो मॉलिक्युलरिटी है या ऑर्डर है वो एक दूसरे से मैं उनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स में। इन बातों को समझने के लिए, केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर को समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हम नेक्स्ट आगे करेंगे, जैसे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि भाई जीरो रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा या हाफ लाइफ टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करेंगे, उनकी क्या न्यूमेरिकल्स हम किस प्रकार से सॉर्ट आउट करें, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये जो पोर्शन है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को हम किस प्रकार से सोल्व करें, तो वो अपने को देखना है। ठीक है, आई होप मैंने जो आपको समझाया है वो समझ में जरूर आया होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। ठीक है, थैंक यू।